Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in our studies as well. तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि हम लोग आपके हिंदी जो लिटरेचर का पार्ट है उसमें काफ़ी सारे चैप्टर ऐसे हैं जो हम कर चुके हैं और काफ़ी सारे नहीं कर रहे हैं। तो आज जो चैप्टर नहीं कर रहे हैं वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो आज जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख ही रहे हो, जाबिर हुसैन आपके सामने है। तो आज हम लोग जो है करने वाले हैं सांवले सपनों की याद चैप्टर, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा चैप्टर है और इसको पढ़ के आपको जो है मज़ा भी आएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है जाबिर हुसैन की चैप्टर के जो लेखक है उनका इंट्रो देख लेते हैं। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनी राजगीर जिला नालंदा बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्रधानाध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर विधानसभा बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 में 95 में बिहार विधानसभा परिषद के सभापति हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगान, एक नदी, रेत भरी प्रमुख हैं। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरियां चर्चित हुई हैं। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रस्तुत किया है जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। तो अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे कि जाबिर हुसैन का आप लोग जानते ही हो कि उनका जन्म 1945 में हुआ था और उन्होंने गांव नौनी राजगीर जिला नालंदा बिहार में जो है उनका जन्म हुआ था। और वो अंग्रेजी साहित्य के प्रधानाध्यापक रहे हैं और वो उन्होंने सक्रिय राजनीति में भाग लिया है। और 1977 में उन्होंने बिहार विधानसभा के सदस्य भी वो निर्वाचित हुए थे, मंत्री भी बने थे। और 1995 में वो बिहार विधानसभा के परिषद सभापति हैं, यानी कि अभी तक वही चल रहे हैं। जाबिर हुसैन ने जो है हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी तीनों भाषाओं में वो समान अधिकार के साथ लेखन करके उन्हें हिंदी रचनाओं के कुछ नाम आपको दिए, जैसे दो आगे है डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, एक नदी, लोगान, एक नदी, रेत भरी प्रमुख है। ठीक है, उसका फिर इन्होंने जो है इनका मेन खासियत यह है कि अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों पर उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को इन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया। ये कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि ऐसे उसके बारे में सोच रहे हैं, ये जो चीज़ ये उसके बारे में फील करते हैं, जो अनुभव करते हैं उसको जो है लिख के जो है क्या कहते हैं प्रस्तुत कर देते हैं, है ना। और फिर इन्होंने जो है डियर स्टूडेंट ज़्यादातर इनकी जो डायरियाँ हैं वो चर्चित रहती हैं। और जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में अभिनव प्रस्तुत किया जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है, यानी कि ये आपकी डायरी शैली में लिखा गया है। लेकिन क्या किस में लिखा गया है, ये संस्मरण विधा में लिखा गया है। ठीक है, तो शैली डायरी शैली में लिखा गया है और विधा क्या है, संस्मरण। ठीक है, अब डियर यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं पाठ के सार में। प्रस्तुत पाठ 1987 में यानी कि 1987 में प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालेम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है। डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण यानी कि किसी को याद करना। ठीक है डियर स्टूडेंट, किसी को याद करना। सो डियर स्टूडेंट, संस्मरण मतलब क्या होता है, किसी को अगर आप याद करते हैं तो उसको हम लोग संस्मरण विधा में जो है लिखा जाता है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट डायरी शैली में लिखा गया है। डायरी आपको बताइए, आपने इंग्लिश में भी एक डायरी एंट्री नाम की चीज़ लिख करी होगी जिसमें आपको डायरी लिखते हो। जैसे डायरी क्या होती है, डायरी आपकी होती है पर्सनल एक कॉपी जिसमें आप लोग जो है लिखते हो अपने विचार, जिसमें आप लोग अपने विचार जो है साझा करते हो। सेम वही चीज़ है। तो सालेम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालेम अली की मृत्यु से उत्पन्न, सालेम अली की जब मृत्यु हुई तो उससे जो दुख उत्पन्न हुआ वो दुख किसको है, जाबिर हुसैन को है। वो उनके मित्र रहे होंगे और उसको जो है जो लेखक जाबिर हुसैन है उन्होंने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। और सालेम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र यानी कि उनके बारे में बताया कि वो किस तरह के इंसान थे। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। ठीक है, अब डियर हम आ जाते हैं सांवले सपनों की याद हमारे चैप्टर में। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है, कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का हुजूम, तो यहाँ पे आपका बताया गया है जिसके बारे में, सालिम अली के बारे में, उनकी जो मृत्यु हो चुकी है। ये हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है, यानी कि मौत हो चुकी है सालिम अली की, कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम के आगे आगे चल रहे सालिम अली अपने कंधों पर सैलानियों के अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। ठीक है, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट
आगे आगे कौन चल रहे हैं? सालिम अली चल रहे हैं, ठीक है। हिजूम के आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानी की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए, यानी कि अपने, क्योंकि उनका अंत हो गया है ना, आपको पता है उनकी मृत्यु हो गई, तो इसलिए डिस्टिंग यहाँ पे इन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में बता रखा है। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों में से भिन्न है। भीड़ भाड़ भिन्न क्यों है? क्योंकि इस बार वो जिस सफ़र में जा रहे हैं वहाँ से वो वापस लौट के नहीं आएंगे। वो एक बार चले गए तो चले गए भैया, अगर कोई इंसान मर जाता है वो वापस तो लौट के आता है नहीं। तो वही चीज़ हो गई कि साले वाले अब मर गए, वो एक ऐसे सफ़र में चले गए हैं जहाँ से अब वो वापस नहीं आएंगे, इसलिए इस सफ़र को भिन्न कहा गया है, ठीक है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। पलायन यानी कि जाना, ठीक है। पलायन डिसीजन ये होता है, पलायन तब हम लोग कहते हैं, पलायन का इस्तेमाल तब करते हैं जब आप एक जगह को छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाते हो और उस जगह को छोड़ के जिस जगह को छोड़ के जा रहे हो उस जगह में आप वापस नहीं आने वाले हो फिर से। और सालिम अली के साथ वही हुआ है, सालिम अली की अब मृत्यु हो चुकी है, तो अब वो वापस तो इस संसार में आएंगे नहीं, वो तो आपको पता ही है। इसलिए डिसीजन यहाँ पे लेखक ने पलायन का इस्तेमाल करा है, ठीक है। अब तो वह उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो, ठीक है। अब तो वह उस वन पक्षी की तरह, सालिम अली की तुलना करिए पक्षी से, क्यों? क्योंकि इस देश में सालिम अली बहुत बड़े पक्षी प्रेमी थे, वो पक्षी से बहुत ज़्यादा जो है प्रेम करते थे, इसलिए उनको वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। वही सेम बात जो मैंने आपको बताई, क्योंकि सालिम अली की मृत्यु हो चुकी है तो इनको इसलिए ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। कोई अपने जिस्म की हरारत यानी कि गर्मी और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? भाई सिंपल सी बात है, कोई इंसान मर जाता है संसार में वापस नहीं आता, तो जाए कोई इंसान उसको अपनी गर्मी दे, जाए उसको कोई अपना दिल की धड़कन दे। अब सालिम अली वापस नहीं आ सकते क्योंकि अब वो जो है मर चुके हैं, ठीक है। तो ये था पहले आपका जो ये है पहला वाला आपका पैराग्राफ, इसमें आपको ये चीज़ जो है समझा रखी है। अब हम दूसरे में आते हैं। मुझे नहीं लगता कोई उस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों, पहाड़ों, झरनों और आबशारों को प्रकृति की नज़र से नहीं आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर गीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का फोटा सूटता महसूस कर सकता है? अब डिस्कशन यहाँ पे, लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, तो लेकिन यह उनकी भूल है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि जैसे पक्षी किसमें आते हैं? पक्षी आपके आते हैं प्रकृति में, है ना, नेचर में आपके पक्षी आते हैं। और प्रकृति की तुलना कभी भी हम इंसान से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जैसे इंसान, आपको पता है, इंसान सोता है, जब वो सोता है तो वो सो जाता है। अगर जैसे एक दिन प्रकृति सो गई तो क्या जो आपको वायु मिल रही है, आपकी जो प्राण वायु है, अगर एक दिन आपका पेड़ सो गया, जो भी चीज़ होगी जो आपकी प्राण वायु है, क्या आपको मिलेगी? जाए क्या आपको ऑक्सीजन मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, है ना। तो प्रकृति की तुलना कभी भी इंसान से नहीं हो सकती, है ना। तो वो यही बोलते हैं कि सालिम अली ये बोलते हैं कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, लेकिन प्रकृति पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना क्या है? भूल है, ठीक है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों, पहाड़ों और झरनों और आबशारों को प्रकृति की नज़र से नहीं आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक होते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर गीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का फोटा सूटता महसूस कर सकता है? नहीं करता। आपने देखा होगा पक्षी कितना बोलते हैं, लेकिन पक्षियों की आवाज़ नज़रअंदाज हो जाती है, कोई सुनता भी नहीं है। हार्डली एक दो लोग होते होंगे जो जिनको आवाज़ सुनाई दे जाती है बहुत ध्यान से, वरना जो लोग पक्षियों की आवाज़ इतनी ज़्यादा लोगों के लिए नज़रअंदाज वाली हो जाती है कि लोग सुनते ही नहीं है ना। जनरली उनको सुनाई देती है कुत्ते की आवाज़, बिल्ली की आवाज़, बस, ठीक है। अब दूसरे हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। एहसास की ऐसी एक ऊबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। मिथक यानी कि जो प्रकृति को अच्छी तरह से जानता हो, ठीक है, उसका नाम क्या है? सालिम अली, ठीक है। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारत का निशाना बनाया था। कब माखन बड़े बाणे फोड़े थे और दूध छाली से मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। और कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं ये सब कब हुआ था, लेकिन आज भी कोई वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर हर किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वह कहीं से आ झपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर
छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग तो सालिम अली के बारे में पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे कृष्ण की बात कहाँ से आ गई? कृष्ण की बात डियर स्टूडेंट यहाँ पे इसलिए आई है क्योंकि जिस प्रकार वृंदावन कृष्ण की बांसुरी के जादू के बिना अधूरा है, उसी प्रकार डियर स्टूडेंट पक्षी जो है वो सालिम अली के बिना अधूरे हैं। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपको पता है कि कृष्ण जो है उन्होंने वृंदावन में बहुत सारी जो रासलीला है वो रची थी, और बहुत सारे बच्चों को तो कृष्ण जी की पूरी कहानी भी याद होगी, क्योंकि जो आजकल की टीवी सीरियल है उसमें कृष्ण के बारे में जो है अलग अलग नाटक बन रखे हैं। ठीक है, राधा कृष्ण हो गया और छोटे श्याम हो गया, मतलब बहुत सारे जो है नाटक आपके बनते हैं, तो आप लोगों ने ज़रूर देखे होंगे और बहुत बच्चों को याद भी होगा। ठीक है, तो रासलीला रची थी और गोपियों को अपनी शरारत का निशाना बनाया था। गोपियों को अपनी शरारत का, आपको पता है कृष्ण गोपियों के साथ ही रासलीला करते थे और गोपियों को बहुत सताते भी थे। आपको एक घटना याद होगी, जब गोपियाँ जो है स्नान कर रही थी तो कृष्ण जी ने उनके कपड़े छुपा लिए थे, है ना। बहुत बच्चों को ये चीज़ याद होगा। और क्यों छुपाए थे, फिर इस गोपियों को क्या सिखाया था, ये चीज़ आप लोगों को कमेंट करके बताओगे, और जो बच्चों का आएगा मैं उनका जो है कमेंट पिन करूँगी। ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे कब माखन बड़े भाड़े फोड़े थे, आपको पता है माखन के जो बड़े बड़े मटके होते थे कृष्ण जी उसको फोड़ देते थे और उससे में माखन निकाल के खाते थे। तो सारी उनकी बचपन की घटनाएं हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है। अब यहाँ पे दूध छाली से अपने मुंह भरे थे और छोटे छोटे पेड़ों की छाँव में विश्राम किया था, क्योंकि कृष्ण जी अपना ज़्यादातर समय वृंदावन के पेड़ों के आसपास गायों के पास ऐसे ही बिताते थे। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे यही सब आपका वर्णन है कृष्ण जी के बारे में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट में आपकी एक लाइन लिखी है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है इसका आंसर क्या है? नहीं है ना, क्योंकि देखो कृष्ण जी के बिना वृंदावन अधूरा है। आपको पता है वृंदावन में अगर कृष्ण जी की बांसुरी का जादू नहीं होगा तो वृंदावन कुछ नहीं है। वृंदावन को हम लोग जो है इसलिए इतना मानते हैं, वृंदावन को हम लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि वहाँ पे श्री कृष्ण ने रासलीला रची है, वहाँ पे श्री कृष्ण ने अपना जीवन व्यतीत किया है, और कृष्ण की वजह से ही वृंदावन जो है माना जाता है। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, अगर कृष्ण जी वहाँ पे नहीं होते, अगर कृष्ण जी ने वहाँ पे कुछ नहीं किया होता, तो क्या आज हम वृंदावन को उस दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से देखते जिस दृष्टि से आज हम उन्हें देखते हैं? ये डियर स्टूडेंट यही चीज़ है कि कृष्ण जी ने वहाँ पे अपना जीवन व्यतीत किया। अब डियर स्टूडेंट हम लोग आते हैं सालिम अली में। ठीक है। तो मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। कमज़ोर काया, काया मतलब क्या होता है? शरीर। सालिम अली का कमज़ोर शरीर था, बहुत ज़्यादा जो है वो कमज़ोर थे। सालिम अली पर जिसको हम सालिम अली के नाम से जानते हैं, उम्र को क्षति यानी कि आपका 100 वर्ष होने में कुछ ही दिन तो बचे थे। समय लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया, क्योंकि आपको पता है सालिम अली लगातार जो है रोज़ सुबह उठ के पक्षियों की जो है खोज के लिए निकल जाते थे, और कमज़ोर कर दिया, और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनका मौत का कारण बन गया। तो हमें ये भी पता चल गया कि उनका मौत का कारण क्या था? कैंसर। उनको कैंसर हुआ था। अब डियर, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। तो डियर देखो यहाँ पे बड़ी अच्छी लाइन कही गई थी, अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो उन्हें पक्षियों की तलाश और हिफाजत के प्रति, हिफाजत यानी कि रक्षा के प्रति समर्पित थी। तो डियर देखो, जो इंसान ने बहुत अच्छे कर्म करे होते हैं वो मर भी जाता है फिर भी हम उसको याद करते हैं। वही चीज़ डियर सालिम अली के साथ भी थी। ठीक है। अब डियर यहाँ पे नेक्स्ट है, सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनके मौत के बाद ही तो उतरी थी। देखो सालिम अली इतने ज़्यादा कैंसर से पीड़ित थे, उनको इतने बीमार थे वो, लेकिन फिर भी वो अपना जो है रोज़ सुबह दूरबीन हमेशा रखते थे और पक्षियों के लिए निकलते थे। मतलब उन्हें अपने अंत तक, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई तब तक उन्होंने जो है पक्षियों की रक्षा की। अब जैसे हम नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट है आपका उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। दूर शिदिश तक फैली जमीन पर झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता था। उन जैसा बर्ड वाचर यानी कि जो बर्ड को देखते हैं, आपने देखा होगा बर्ड वॉचर बहुत सारे आजकल तो बर्ड वॉचर बहुत हो गए हैं जो जंगलों में जो है पक्षियों की रक्षा वगैरह करते हैं और पक्षियों को देखते हैं। ठीक है। तो लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। तो एकांत क्षणों में यानी कि जब वो मतलब एकांत होते हैं या फिर जब उनके आसपास लोग नहीं होते तब वो जो बिना दूरबीन के भी जो है दृष्टिन देखे गए हैं। और दूर क्षितिज तक फैली जमीन में झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसे, उनकी नज़रों में कैसा जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध देता था। क्यों बांध देता था? क्योंकि सालिम अली ने
अपना पूरा जीवन पक्षियों की हिफाजत के प्रति जो है समर्पित किया था। अब डियर सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति को अपने प्रभाव में आने की प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते थे। देखो यहाँ पे कितनी अच्छी बात की, प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति के प्रभाव में नहीं आते थे बल्कि प्रकृति को अपने प्रभाव में लाते थे। लेकिन किस रूप में लाते थे? अच्छे रूप में लाते थे। आज के ज़माने में हम भी प्रकृति को अपने प्रभाव में ला रहे हैं, लेकिन कैसे ला रहे हैं? प्रदूषण के माध्यम से ला रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रदूषण कर रहे हैं। सालिम अली का क्या था? वो प्रकृति की रक्षा कर रहे थे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है डियर स्टूडेंट। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ हंसती खेलती रहस्य बड़ी दुनिया पसरी थी। ये दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से करी थी। इसके गरण में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। अब देखो उन्होंने प्रकृति की प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती दुनिया देखी। हंसती खेलती यानी कि उन्होंने हम प्रकृति को हमेशा अच्छा बनाए रखा। प्रकृति को कभी भी उन्होंने प्रदूषित नहीं करा। उन्होंने प्रकृति में जितना उनसे हो सकता है उतना संभव उन्होंने प्रयास करा, उतना संभव उन्होंने पक्षियों की रक्षा वगैरह की। और उन्होंने बड़ी मेहनत से जो दुनिया थी जो है गढ़ी थी, अपनी जो दुनिया है। क्योंकि भाई देखो सालिम अली एक जगह है और दुनिया के लोग एक जगह है। दुनिया के लोग तो क्या करते हैं? प्रदूषण कर रहे हैं, कूड़ा फेंक रहे हैं नदी में वगैरह कर रहे हैं। सालिम अली क्या करते हैं? सालिम अली उनमें अनोखे थे। वो क्या करते हैं? वो पक्षियों की रक्षा कर रहे थे, है ना। तो ये जो अपनी दुनिया उन्होंने गढ़ी थी बहुत मेहनत से गढ़ी थी। और इसके गरण में उनकी जो जीवन साथी तहमीना, जीवन साथी से आप समझ ही गए होंगे, उनकी पत्नी तहमीना ने उनको काफ़ी मदद पहुंचाई। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी यानी कि क्लासमेट थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण का जो खतरा सालिम अली ने उनके सामने रखा उसने उनकी आंखें नम कर दी। अब देखो अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में बहुत सारे अनुभव क्योंकि सालिम अली के पास थे, जैसा कि आप लोग जानते हो। और एक दिन केरल की साइलेंट वैली, जिसको हम लोग शांत घाटी से भी जानते हैं, वहाँ पर रेगिस्तानी हवा, जो आपको पता है मानसून जब आता है रेगिस्तानी हवा जो आती है उसके झोंकों से बचाने के, क्योंकि वहाँ के अगर रेगिस्तानी हवा के जो झोंके वहाँ पे आएंगे तो डिस्ट्रिक्ट वहाँ के पक्षियों को बहुत तकलीफ होती है और वहाँ के जो जानवर हैं उनको भी तकलीफ होती है। तो इसका अनुरोध लेके वो चौधरी चरण सिंह से मिले। चौधरी चरण सिंह क्या थे? वो प्रधानमंत्री थे उस समय। ठीक है, तो उन चौधरी चरण सिंह भी जो है देखो गाँव की मिट्टी में पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। इसका मतलब इस लाइन का मतलब आप लोग समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि वो बहुत डाउन टू अर्थ थे। वो हमेशा जो है पक्षियों की रक्षा वो भी करते थे। और जब एक से दो व्यक्ति मिलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा दोनों का एक से एक, उसकी सोच भी वही थी और उसकी भी वही थी, तो इसलिए दोनों जो है उस चीज़ में काम करने लग गए थे। तो जब पर्यावरण का खतरा सालिम अली ने चौधरी चरण सिंह के सामने रखा था तो चौधरी चरण सिंह की आंखें नम हो गई थी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि संसार में सब लोगों को अपनी अपनी पड़ी है, लेकिन कोई तो है जो पर्यावरण और प्रकृति के बारे में सोच रहे हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा जो है उनकी आंखें नम हो गई। ठीक है, आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सोंडी मिट्टी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत का नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय की लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? तो रिश्ता सालिम अली भी नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया उनकी मृत्यु हो चुकी है, और चौधरी साहब भी जो है अब नहीं है। तो अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रश्न जो है आपका ये उठ रहा है कि अब कौन बचा है जो सोंडी में, क्योंकि देखो सब क्या है, सब अपने अपने मगन है। आज अब आपका एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ कि कोई आपके कॉलोनी में एक ऐसा इंसान जो आवारा कुत्तों को खाना खिला रहा है, या फिर जो क्या कहते हैं कोई आवारा कुत्तों को खाना खिला रहा है, या फिर जो है आपका चूहे वगैरह को, मतलब जो चूहे वगैरह मतलब ऐसे मतलब प्राणी हैं जो खुद नहीं खा सकते हैं, जो उनको जो खाना खिला रहा है। आज के ज़माने में क्या है, वो कहेगा कि देखो कैसा पागल इंसान है, उनको खाना खिला रहा है, अपना कुछ काम कर लेता, पैसे मिल जाते हैं ना। लेकिन डिस्टेंस कोई ये नहीं सोचता कि उन कुत्तों में क्या बीतते हैं। उनके पास खाना नहीं है, उनके पास ठंडे का समय आ गया है, उनके पास कपड़े नहीं है, वो भी हमारी तरह ही प्राणी है, लेकिन कोई वो नहीं सोचता, है ना। मतलब हम लोग अपने आप से ही पूछ लेते हैं, हम लोग खुद नहीं करते ऐसा। बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं। ठीक है कृष्ण, तो हम लोग से उसमें हंसने का काम करते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा फॉल ऑफ अ स्पैरो। ठीक है, फॉल ऑफ अ स्पैरो आपको पता है उनकी आत्मकथा का नाम था, यानी कि वो यहाँ पे स्पैरो आपको पता है एक चिड़िया होती है, और उन्होंने चिड़िया से संबंधित ही अपनी आत्मकथा का नाम रखा क्योंकि वो चिड़ियाओं से बहुत प्यार करते थे। ठीक है, मुझे याद आ गया कि डी.एच. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वे अपने पति के बारे में कुछ लिखे,
D.H. लॉरेंस यहाँ पे आते हैं। D.H. लॉरेंस भी डियर्स्टन एक अंग्रेजी साहित्यकार थे जो कि पक्षियों के प्रति जिन्होंने अपना जीवन भी समर्पित किया था। तो सालिम अली की तरह ही वो भी थे। और जब इनकी मौत हो गई थी तो इनकी पत्नी जो थी फ्रीडा लॉरेंस, उनसे पूछा गया था कि भाई आप अपने पति के बारे में कुछ लिखो। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी। आपको पता है कि भाई ऐसा तो है नहीं कि फ्रीडा दूर रहती थी, फ्रीडा उनके साथ ही रहती थी और वो ढेर सारी बातें लिख सकती थी। पर उसने क्या कहा कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ भी लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठी रहने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। तो यहाँ पे देखो गौरैया, गौरैया भी एक तरह की पक्षी होती है, आपको पता होगा। तो वहाँ उन्होंने बोला कि वो गौरैया मेरे से ज़्यादा जानती होगी उसके बारे में। क्यों? क्योंकि जो D.H. लॉरेंस थे वो भी पक्षियों के साथ अपना ज़्यादा जीवन जो है बिताया करते थे। उसके अपनी पत्नी ज़्यादा वो पक्षी के साथ जो है रहते थे। वो सच में इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जमा पहनाना। जमा यानी कि कपड़ा, शब्दों को कपड़ा पहनाना, शब्दों का कपड़ा पहनाना यानी कि शब्दों में जो है उसके बारे में कुछ लिखना। ठीक है, मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी रहने वाली गौरैया उसके बारे में और हम दोनों के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। क्योंकि जैसे गौरैया रोज़ छत में बैठती थी और जो रोज़ लॉरेंस है वो उसके साथ समय बिताते थे। ठीक है, जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। जटिल प्राणी यानी कि हम लोग के लिए सालिम अली एक हमेशा पहेली है। हम लोग सालिम अली को नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग सोचेंगे कितना बेकार इंसान है, इसने ज़िंदगी भर सिर्फ पक्षियों का ही करा और इसने करा क्या, इसने तो कुछ काम वाम भी नहीं करा, इसको तो कुछ पैसा भी नहीं मिला, इसको तो कुछ नहीं मिला, हम तो यही सोचेंगे। तो जैसे लेकिन सालिम अली ने अपने आप में कितनी ज़्यादा बड़ी चीज़ करी। उन्होंने पक्षियों की हिफाजत करी, पक्षियों की रक्षा करी। क्या अब उनको फल नहीं मिलेगा? उनको बिल्कुल फल मिलेगा, है ना, चाहे किसी रूप में मिले। लेकिन उन्होंने जो है प्रकृति की रक्षा तो की। हम लोग जो है पैसा कमा ले रहे हैं, हर चीज़ कर ले रहे हैं, लेकिन हम लोग अगर किसी दूसरे प्राणी की अगर जान नहीं बचा पाएंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ है। वही चीज़ दरअसल यहाँ पे हमें सालिम अली बताते हैं। ठीक है, बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी भर उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाई में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह ही नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। अब जैसे बचपन के दिनों में उनकी एयर गन, मैंने आपको बताया हमारे जीवन में बचपन बहुत महत्वपूर्ण होता है और बचपन में जो घटना हम लोग करते हैं उसका हमारे बाद के जीवन में यानी कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। तो उसी तरह डिस्टेंस बचपन में सालिम अली के साथ क्या घटना हुई। बचपन में सालिम अली एयर गन से खेलते हैं, बच्चे आपने देखा ही होगा। तो एयर गन से जो है वो घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गौरैया, नीलकंठ की गौरैया, नीलकंठ कौन सी चिड़िया होता है जिसका नीला कंठ होता है। ठीक है, वो गौरैया जो है घायल हो गई। तो उसको देख के सालिम अली का जो मन था वो बहुत ही द्रवित हो गया। वो सोचने लगा कि मेरे से कितना बड़ा पाप हो गया है ना। तो उन्होंने जो है तब से उनका माइंड चेंज हो गया और तब से उन्होंने अपने आप को पक्षियों के लिए जो है समर्पित कर दिया। ठीक है, तो लॉरेंस की तरह ही नैसर्गिक यानी कि प्राकृतिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। अब हम आते हैं लास्ट पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर। ठीक है, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बन के उभरे थे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। टापू टापू क्या होता है? टापू एक जगह में ही रहता है डियर स्टूडेंट, और टापू कुछ नहीं कर सकता, टापू एक जगह में ही रहता है। लेकिन सागर क्या होता है? सागर में लहरें होती हैं और डिफरेंट जो है आपके मतलब अलग अलग जगहों में जो है जाते रहती हैं वो लहरें, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सालिम अली सिर्फ एक स्थान तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने अलग अलग स्थानों में पक्षियों की खोज करी, अलग अलग स्थानों में पक्षियों की रक्षा करी, एक स्थान में ही नहीं करी। ठीक है, अलग अलग वो और भी ज़्यादा आगे बढ़ते गए। सिर्फ टापू बन के नहीं रहे वो संसार में। टापू बन के किसी को भी नहीं रहना चाहिए। टापू तो एक स्थान तक सीमित रह जाएगा, है ना। हमें क्या बनना चाहिए? हमें सागर बनना चाहिए, हमें हर चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए। जैसे डिजिटल आपकी क्लास में बहुत बच्चे होंगे जो सिर्फ पढ़ाई में अच्छे होंगे, जो सिर्फ गंदे होंगे, जो ऑलराउंडर होंगे, जो हर चीज़ में होंगे। ऑलराउंडर एग्जाम्पल है आपके सागर का। टापू क्या है? टापू है कि कुछ कुछ पढ़ाई वाले बच्चे तो क्या सोचते हैं, मैं पढ़ाई कर लूँगा, मेरे फुल नंबर आ जाएंगे, मैं टॉपर हो जाऊँगा, हो गया बस। ये नहीं होता डिजिटल। पढ़ाई के अलावा और चीज़ें होती है। सागर बन के आपको रहना है। सागर यानी कि आप पढ़ाई कर लो कोई बात नहीं, आप जो है गेम्स में भी जाओ, आप जो है बोलने में भी जाओ, आप जो है डांस में भी जाओ, जो भी मौके आपको मिल रहे हैं उन सब में जाओ, है ना। तो ये क्या हुआ? आपका सागर हुआ। अब डियर हम लोग नेक्स्ट आते हैं। तो ये सालिम अली भी हमारे जो है सागर थे। अब डियर जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावारी से परिचित हैं उन्हें महसूस होता है कि वह आज भी पक्षियों की सुराग में ही निकले हैं और बस अभी अपने गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे।
ठीक है। तो मतलब जो लोग उनके भ्रमर्षि स्वभाव से परिचित हैं उनको यही लगता है कि भाई अभी साले मले गए हैं और अभी वो खोजपूर्ण नतीजे के साथ लौट आएंगे। जब तक वह नहीं लौटते क्या उन्हें क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? गया हुआ यानी कि क्या उन्हें ये मान लिया जाए कि वो मर चुके हैं? क्या वो संसार में नहीं है? मेरी आंखें नम है सालिम अली, तुम लौटोगे ना? तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो लास्ट की लाइन थी बहुत दुख भरी थी, और इसमें जो जाबिर हुसैन है उन्होंने अपना पूरा दुख जो है इसमें इस लाइन में जो है दिया है। तो आई होप डियर स्टूडेंट ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छी तरह जो है समझ में आया होगा। तो अब डियर स्टूडेंट इस चैप्टर के हम लोग देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन आंसर्स, क्या क्या इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर जो है आपके क्या है इस चैप्टर के? किस घटना ने सालिम अली को के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? किस घटना ने? मैंने बताया ना, बचपन के दिनों में सालिम अली की एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गौरैया उन्हें जिंदगी भर खोज के नए नए जगह ले जाती थी, है ना। तो डियर यही है इसका रीज़न। तो बचपन में सालिम अली की एयर गन से नीलकंठ वाली एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। घायल गौरैया को देख उसका मन द्रवित हो गया, उसकी सेवा तथा उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने में जुट गए। उसके बाद उन्होंने उनके जीवन की दिशा पक्षी जगत की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। ठीक है। अब डियर हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा जिससे उनकी आंखें नम हो गई? क्योंकि मैंने लास्ट में एक लाइन पढ़ी थी कि चौधरी चरण सिंह की आंखें नम हो गई थी, है ना। तो डियर उन्होंने क्या बोला था कि भाई केरल की साइलेंट वैली को उनको रेगिस्तानी हवा से बचाना है, और वो पर्यावरण का जो है खतरा उनके सामने लेके गए थे, प्रकृति का खतरा वो अपने सामने लेके गए थे। तो इसका आंसर होगा सालिम अली तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पास केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा से बचाने का अनुरोध लेकर गए। उन्होंने प्रकृति पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने, पक्षियों की रक्षा और वनों की अंधाधुंध कटाई आदि बातें उठाई होंगी। सालिम अली की ऐसी निस्वार्थ बातें तथा पर्यावरण की चिंता जानकर चौधरी साहब की आंखें नम हो गई होंगी। ठीक है। तो बहुत ही अच्छा था ये आंसर। अब नेक्स्ट आते हैं। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठी रहने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? तो आपको पता ही है, क्योंकि जो लॉरेंस है वो अपना ज़्यादा जीवन गौरैया के साथ बिताया करते थे, और उन गौरैया से ज़्यादा जो है वो पक्षियों के प्रति समर्पित थे, और गौरैया से साथ जो है ज़्यादा अपना समय व्यतीत करते थे, इसलिए वो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी रखती है। ठीक है। सालिम अली की तरह लॉरेंस भी प्रकृति और पक्षी प्रेमी थे। ठीक है। वह अपने आसपास के पर्यावरणीय गतिविधियों को जानने तथा पक्षियों के बारे में जानकारी एकत्र करने में के समय बिताया करते थे। वह अपनी छत पे बैठने वाली गौरैया के साथ अपनी पत्नी से अधिक समय बिताते थे। यही कारण था कि वह फ्रीडा ने ऐसा कहा होगा कि मेरी छत पर बैठी रहने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। ठीक है। अब डियर हम लोग नेक्स्ट आते हैं आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट कीजिए में जैसे कि पहला आपका है, वो लॉरेंस की तरह ही नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। नैसर्गिक यानी कि प्राकृतिक जिंदगी का। ठीक है। वो लॉरेंस की तरह ही अंग्रेजी साहित्यकार लॉरेंस को पर्यावरण से विशेष लगाव था। उन्होंने प्रकृति की ओर लौटने की बात की थी। इस प्रकार सालिम अली ने भी अपना जीवन पक्षी प्रकृति पर्यावरण की रक्षा के विषय में काम करने में लगा दिया था। ठीक है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारा, कोई अपनी जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? तो इसमें मैंने आपको बताया था कि भाई अब फिर से सारी मरीज तो लौट के आएंगे नहीं, क्योंकि अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो अगर हम उनको गर्मी दें, चाहे उनको दिल की धड़कन दें, वो लौट के नहीं आएंगे। तो वही चीज़ है जिसमें मैं इसका आंसर आपको प्रॉपर बता देती हूँ। सालिम अली ठीक है, एक मिनट रुक जाओ यहाँ पे। हाँ ये रहा। सालिम अली अनूठे पक्षी प्रेमी थे। लेखक ने उनकी तुलना ऐसे पक्षी से की है जो अपनी जीवन की लंबी यात्रा कर मौत की गोद में सो गया है। इस पक्षी सालिम को दूसरे के शरीर से की गर्मी और दिल की धड़कन देकर भी जीवित नहीं किया जा सकता। सालिम अली का सपना पक्षी प्रेम मौलिक था, किसी का दिया हुआ नहीं। वह पक्षी किसी की धड़कनों से जिंदा नहीं हो सकता, अर्थात उनके सामने कोई अन्य पक्षी प्रेमी उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो अब नेक्स्ट आते हैं। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अर्थात सागर बन के उभरे थे। देखो बहुत मैंने बताया ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही है।
ठीक है। तो सालेम अली पक्षियों की खोज में किसी स्थान विशेष तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने स्वयं को किसी सीमा तक कैद नहीं रखा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सालिम अली पक्षियों की खोज में किसी स्थान विशेष तक सीमित नहीं रहे, एक ही स्थान तक सीमित नहीं रहे। ठीक है। उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में कैद नहीं किया। फिर टापू की तरह नहीं, सागर की तरह खुले आचार विचार वाले थे। वह पक्षी प्रकृति और पर्यावरण के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, आपका नेक्स्ट सोचा है, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। तो पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं क्या है? पहली, मिश्रित शब्दावली का प्रयोग। दूसरा, डिक्शनल मुहावरे का प्रयोग। तीसरा, जटिल एवं लंबे वाक्यों का प्रयोग। और चौथा, भावानुकूल भाषा। मिश्रित शब्दावली का प्रयोग करा है इन्होंने। फिर मुहावरे का, जैसे जमा पहनाना है ना, मैंने आपको बताया मुहावरे का प्रयोग। जटिल एवं लंबे वाक्यों का प्रयोग, जैसे जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे, है ना। लंबे वाक्यों का प्रयोग करा है इन्होंने। भावानुकूल भाषा, यानी कि इनकी भाषा में बहुत भाव है, जैसे मेरी नाकें नम है सालिम अली तुम लौटोगे ना, है ना। तो ये 4 चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट है, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। सालिम अली जाने माने विज्ञानी थे। उन्होंने पक्षियों के बारे में जानने के अलावा प्रकृति और पर्यावरण की भी चिंता रहती थी। कंधों पर सैलानियों सा बोझ लटकाए, गले में दूरबीन टांगे पक्षियों की खोज में दूर दराज के क्षेत्रों में निकल जाया करते थे। पक्षियों की खोज में दुर्गम रास्तों पर घंटों घंटों बैठना उनकी आदत थी। वे पर्यावरण के प्रति भी चिंतित थे। पर्यावरण की चिंता को लेकर वह एक बार तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मुलाकात कर चुके थे। वह प्रकृति की दुनिया में अथाह सागर बनकर उभरे थे। तो ये चीज़ें जो है आप इसमें मेंशन करोगे। लास्ट क्वेश्चन आपके चैप्टर का है, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। यानी शीर्षक क्या सार्थक है? तो यहाँ पे इस संस्मरण में लेखक ने प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली के व्यक्तित्व एवं मुख्यतः उनके पक्षी प्रेम का वर्णन किया है। ये तो आपको पता ही है। ठीक है। सालिम अली का सपना था, क्या था? सपना था पक्षियों के बारे में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करना, बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना, जिसे वह आजीवन सच करने में लगे रहे और इसे साकार भी किया। इस तरह इस शीर्षक पूरी तरह सार्थक है, क्योंकि सांवले सपने का यहाँ पे मतलब है अच्छी याद है ना। तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे ही हमारा चैप्टर होता है फिनिश। और आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।